हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेरीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे डिटेल्ड रिवीजन वीडियो सीरीज में फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे 560, 570 एंड 580। अभी तक हमने ऐसे 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है एंड आज हम लोग ऐसे 500 सीरीज भी पूरी खत्म करने वाले हैं। ये है आपकी प्यारी प्यारी कॉन्सेप्ट बुक जो है मात्र 115 पेजेस की, दैट इज 115 पेजेस की, जिसके हमने 100% रेलेवेंट पोर्शन फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट कवर किया है और ये आपको मिलेगी मात्र 300 रुपीज में हमारी वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत जल्द हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारी यूएसपी है जो हम आपको बताएंगे क्या यूएसपी है लॉन्च वीडियो में। फिर उसके बाद हम आपके टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे एंड साथ ही साथ बहुत जल्द हम आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए ही। जी हां, May 25 अटेम्प्ट के लिए ही हम सारी चीजें ये प्लान कर रहे हैं, जिसकी सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऐसे 560 के साथ, जिसका नाम है सब्सीक्वेंट इवेंट्स। इसको हम करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स से। ये हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं, तो जो भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है उसको ईजी बनाने के लिए, ईजी तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके लिए प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। इसकी भी लिंक, इसकी भी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे हमारे पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ये हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, यस सर। तो सर ये सब्सीक्वेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है सर? मतलब इवेंट्स जो सब्सीक्वेंटली होते हैं। किसके सब्सीक्वेंटली होते हैं, किसके बाद होते हैं? हमारी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम सब्सीक्वेंट इवेंट्स बोलते हैं। अब इसमें भी इन्होंने दो चीजें, दो अलग अलग टाइप के इवेंट्स बता दिए। एक वो इवेंट जो अब सब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सपोज हमारी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 मार्च। ठीक है, हमने जो ऑडिट किया, हमने इस पूरा ऑडिट किया, हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करी, उसमें हमने अपना ओपिनियन दिया। वो ऑडिट रिपोर्ट हमने 30 मई को प्रोवाइड करी, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट डेट। ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट हमारा क्या है सर? 30 मई है। ठीक है, अब हमने एंटिटी को प्रोवाइड किया, एंटिटी ने चेक किया, एंटिटी ने सारा कुछ किया, फिर उसने एंटिटी ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ पब्लिकली इशू कर दिए। अब पब्लिकली इशू करने का मतलब क्या होता है, वो हम अच्छे से एक डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा समझो कि भाई 30 मई को हमने उनको अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट की डेट बना के उसको दे दिया कि भाई 30 मई की हमारी रिपोर्ट है। फिर उन्होंने एक महीने बाद 30 जून को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल करा दिए, लोगों के पास पहुंचा दिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए। इसको हम क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए। अब हमारे दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, दो टाइप के सब्सीक्वेंट इवेंट्स होते हैं। एक वो इवेंट जो अकर होते हैं बिटवीन 31 मार्च and 30th May, that is between date of financial statements and between date of auditor's report। इन दोनों के बीच में जो इवेंट होते हैं वो आपका एक टाइप है। और दूसरा टाइप क्या है सर? दूसरा टाइप है वो फैक्ट्स के बारे में। क्या बोला सर मैंने? फैक्ट्स। जो आपके इससे पहले, रिपोर्ट डेट से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। और रिपोर्ट डेट के बाद जो भी चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर? फैक्ट्स। तो अब ये जो आपका सेकंड कैटेगरी है वो है जो फैक्ट्स आपको पता चलता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब भाई हमने तो रिपोर्ट दे दी, हमारा तो काम हो गया, अब हम नेक्स्ट ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद, इस डेट के बाद भी हमें कुछ चीजें पता चली, तब हम क्या करेंगे? और ये जो आपके फैक्ट्स है ना सर, इस फैक्ट्स को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक वो पार्ट, वो फैक्ट्स जो आपको पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। इन दोनों डेट के बीच में कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक लोगों तक गया नहीं है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट लोगों को गई नहीं है, उसके बीच में अगर आपको कोई फैक्ट्स पता चलते हैं। एंड दूसरा है फैक्ट्स व्हिच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। ठीक है, तो ये दोनों के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे और इसके लिए अलग प्रोसीजर्स होंगी। ठीक है, यस सर। अब अगर आपको याद आ रहा हो सर ऐसा कुछ हमने पढ़ा तो था, हमारे एएस में पढ़ा था हमने, एएस 4 में पढ़ा होगा आपने, या फिर इंडेस अगर आप, ठीक है वो आपने नहीं पढ़ा अभी, इंडेस तो फाइनल में आएगा, लेकिन हाँ इंडेस में भी, इंडेस 10 में ये सारी चीजें दी गई हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एएस, यहाँ पे सिर्फ इंड लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये हमारे इंडेस 10 में दिया गया है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जिसमें हम दो इवेंट्स की बात करते हैं। एक आता है आपका एडजस्टिंग इवेंट्स और एक होता है सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स मतलब वो इवेंट्स जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उन कंडीशंस का जो एग्जिस्ट करती है एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताओ, इंश्योरेंस क्लेम किया आपने 31 मार्च से पहले कोई इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया था इंश्योरेंस कंपनी को, 31 मार्च को आपके लिए वो रिसीवेबल था, आपको पता नहीं था भाई कितना रिसीव होगा कितना रिसीव नहीं होगा, और
31 मार्च के बाद उन्होंने वो क्लेम सेटल कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये एविडेंस देता है हमारे उन कंडीशंस के बारे में जो आपके बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। इनको हम क्या करेंगे सर, ये हमने पढ़ा हुआ है, इनको हम एडजस्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिर दूसरे होते हैं सर हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, जो हम एविडेंस देते हैं अबाउट द कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि भाई हमारे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो कंडीशंस नहीं थी, उसके बाद वो कंडीशंस अराइज हुई है। जैसे एग्जांपल, मस्त एग्जांपल होता है आपका फायर, कि भाई 31 मार्च को हमें थोड़ी पता था कि 1 अप्रैल को हमारे आग लग जाएगी, ठीक है, तो फायर। और इनके बारे में हम क्या करते हैं सर, इनको हम एडजस्ट नहीं करते, इनको सिर्फ हम डिस्क्लोज करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर ये मटेरियल है तो हम इनको डिस्क्लोज करते हैं। तो हमारा भी काम ये चेक करना है, एज एन ऑडिटर हमारा काम ये चेक करना है क्या इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया गया या फिर डिस्क्लोज किया गया या फिर नहीं किया गया। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहले हम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, फिर हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है सर, हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि वो इवेंट्स जो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए एंड बिटवीन द मतलब बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हुए हैं, उन इवेंट को अगर एडजस्ट और डिस्क्लोज करना था हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट और डिस्क्लोज कर दिया या फिर नहीं किया, ये पता लगाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। यस सर, क्या बोल रहा है। और फिर इसमें एक बार मैं आपको ये भी बताता हूं, लेकिन हाँ इधर देखिए क्या प्रोसीजर्स है हमारे इवेंट्स के लिए, जो भी हमारे बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एंड रिपोर्ट डेट के बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, इन दो इवेंट्स के बीच में, इन दो डेट्स के बीच में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर है सर। उसके लिए सबसे पहले मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा, मैनेजमेंट से पूछ लूंगा भाई तुम मुझे बता दो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। मैनेजमेंट बोलेगी नहीं हुआ। मैं पूछूंगा भाई तुमको कैसे पता नहीं हुआ, तुम्हारे क्या प्रोसीजर्स है सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहूंगा। पहले मैं उनसे पूछूंगा, उन्होंने मना कर दिया तो मैं उनसे पूछूंगा तुम्हें कैसे पता कि नहीं है सब्सिक्वेंट इवेंट, तुम्हारे कौन से प्रोसीजर्स है उसकी मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा। फिर तुम तो भाई झूठ भी बोल दोगे, तो तुमने जो मीटिंग्स करी होंगी ना आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने जो मीटिंग करी होंगी उसका मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मंगाऊंगा, चेक करूंगा, क्योंकि उसमें तुमने इवेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रखा होगा। फिर तुम्हारे जो सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जनरली क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती है, जैसे 31 और सब्सिक्वेंट का मतलब क्या हो गया 31 मार्च के बाद वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ये अप्रैल मई जून, ये जून वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जून क्वार्टर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं लोग, कि भाई अगर वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए हैं तो हम उसको रीड करेंगे। एंड ये सारी चीजें करने के बाद हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से, कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे उनको आपने एडजस्ट और डिस्क्लोज कर दिया है, ठीक है। यस सर, सिर्फ इतना सा करना है हमारे उन इवेंट्स के लिए जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट डेट के बीच में आते हैं, सिर्फ इतना सा करना है हमें, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट आपके लिए है वो फैक्ट्स जो आपको बाद में पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, वो इवेंट्स जो आपके अकर होते हैं बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ रिपोर्ट, एक टाइप ये हो गया, या फिर दूसरा टाइप वो फैक्ट्स जो आपको पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। फिर ये बोल रहा है एफआरएफ में ना आपके दो टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले वो इवेंट्स जो एविडेंस बताते हैं उन कंडीशंस के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही है एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा वो इवेंट्स जो एविडेंस बताते हैं कंडीशंस के बारे में जो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अराइज हो रही हैं, ठीक है। यस सर, अब हम बात करते हैं सर जो आपने बोला था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गया, वो वाली डेट हम लेंगे, उसके बाद उसमें भी हम फैक्ट्स को डिवाइड करते हैं उस बेसिस पे, तो वो डेट हम कंसिडर करेंगे, कौन सी डेट को हम मानेंगे कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने इशू कर दिया, तो भाई ये डेट होती, वो डेट वो होती है जब हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टीज को अवेलेबल करा लिया। जब हमने थर्ड पार्टीज को वो रिपोर्ट दे दी, थर्ड पार्टीज मतलब बाहर वाले किसी भी इंसान को अगर हमने वो रिपोर्ट दे दी तो हम मान लेंगे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर दिए। ये हमारे लॉज एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होता है, हमारा जो लॉज एंड रेगुलेशंस एनवायरमेंट एंटिटी का उस पे डिपेंड होता है। इन सम केसेस ये डेट होती है वो डेट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ फाइल करते हैं, मतलब सेबी के साथ फाइल कर लिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज के साथ फाइल कर दिया, एनएससी बीएससी के साथ फाइल कर दिया, तब ये वो वाली डेट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। वो डेट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करते हैं वो हमेशा एट या फिर बाद में होनी चाहिए देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब जिस दिन आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट को इशू किया है उस दिन या फिर उसके बाद ही आप अपनी डेट ऑफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू वाली डेट बना सकते हो। मतलब जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हुआ है
उस दिन या फिर उसके बाद ही आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको ऑडिट खत्म होने देना है, पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और को दोगे, वो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ। ऐसे नहीं कि भाई हमने तो फाइनेंशियल एंटिटी बोले भाई मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, तू ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाता रहे, मेरे को तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो भाई लोगों को बता रहा हूं मेरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ऐसा नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, तो पहले ऑडिट तो खत्म होने दो, फिर ही तो तुम लोगों को दोगे ना। तो यही सेम चीज यहां पे बोल रहा है कि भाई आपको एट या फिर लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होना चाहिए। एंड साथ ही साथ ये एट या फिर लेटर देन द डेट रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी भी होना चाहिए। मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट को मैंने डेट तो कर दिया, कहां गया सर, एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 30 मई को मैंने ऑडिट रिपोर्ट को डेट डाल दी, ठीक है, लेकिन मैंने एज एन ऑडिटर ये ऑडिट रिपोर्ट अभी तक एंटिटी को दी नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से मैंने एंटिटी को ये ऑडिट रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है। तो क्या जब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को ना दे दूं तब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं करेगी? बिल्कुल सही बात। जब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट एज एन ऑडिटर, भले मैंने ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 में डाल दी, लेकिन अगर मैं 30 जून तक भी मैंने ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को नहीं दी है, तब तक एंटिटी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सर? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको ऑडिट रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है लोगों को। अब उसके पास ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं तो वो भेजेगी कहां से? इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी जो डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू वाली है, ये हमेशा ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद होनी चाहिए। एंड दूसरा, वो ऑडिट रिपोर्ट आपको मिल जाए उस डेट के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? यस सर। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा है सर, पहला वाला पार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है सर, कि हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि भाई हमारे जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं जिनको एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर की जरूरत चाहिए, उनको हमने एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर दिया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कि प्लीज हमें एक रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दीजिए कि जितने भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड जिसके लिए एएफआरएफ की जरूरत है कि भाई आपको एडजस्टमेंट और डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो एक्चुअली में एडजस्ट और डिस्क्लोज हो चुके हैं, ठीक है? और ये वाला तो हमने पढ़ लिया, क्या प्रोसीजर्स है सर, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग लेंगे उनके प्रोसीजर्स की, रीड करेंगे मीटिंग ऑफ मिनट्स, फिर सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेंगे एंड रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? यस सर, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा था और बहुत इजी भी था। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि सर ये 30 मई के बाद जितने भी फैक्ट्स मुझे पता चलते हैं, वो फैक्ट्स वो हैं कि अगर वो मुझे एज ऑन दिस डेट पता चलते तो मैं अपनी रिपोर्ट में अमेंडमेंट करता, तो मैं अपनी रिपोर्ट में कुछ चेंज करता, क्या पता मैं कोई और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करता, नया पैरा लेके आता, क्या पता मैं ओपिनियन चेंज कर देता। तो ऐसे अगर फैक्ट्स मुझे बाद में पता चल रहे हैं, जो मुझे पहले पता होते, 30 मई को पता होते, तो फिर मैं अपनी रिपोर्ट में चेंजेस करता, तब मुझे उन फैक्ट्स को एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? मतलब इन फैक्ट्स को एप्रोप्रिएटली प्रोसीजर्स करना है उन फैक्ट्स के लिए। बस इतनी सी एक बेसिक सी बात तो आप इतना समझ लीजिए कि भाई आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है कोई भी प्रोसीजर्स करने का। लेकिन इसकी आयरनी भी ये है कि अगर मुझे ऐसा कोई फैक्ट्स पता चलता है जो मुझे पहले पता होता, जिस पे मैं कुछ ना कुछ चेंज करता अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो उस फैक्ट्स को मुझे एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड भी करना है एज पर ऐसे 560। वैसे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना काम तो करना पड़ेगा, सिंपली ये कहना चाह रहा है, ठीक है? तो उसके लिए मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है सर, बेसिकली मुझे रिस्पॉन्ड करना है उन फैक्ट्स को जो अकर होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट, जो may have caused auditor to amend report। अगर मुझे पहले पता होते तो मुझे अपनी रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ती। क्या बोल रहा है सर, टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू फैक्ट, मैं एक फैक्ट को एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करूंगा। किन फैक्ट को? जो मुझे पता चलता है आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट, जो अगर मुझे पता होते उस डेट पे, कौन सी डेट पे सर, रिपोर्ट वाली डेट पे, तो मैं अपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अमेंडमेंट करता, तो अपनी रिपोर्ट अमेंड कर देता। तो उन फैक्ट्स को हमें एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है। अब सर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, उसकी बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। देखो यहां पे मैंने आपको बताया दो केस है। एक तो वो केस जो फैक्ट्स आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट है बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड है, उसको हम क्या बुलाएंगे सर, प्यार से केस 1 बुलाएंगे। फिर दूसरा क्या है सर, फैक्ट्स जो आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई, लोगों तक पहुंच गई, उसके बाद मुझे फैक्ट्स पता चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बुलाएंगे सर, केस 2, ठीक है? दोनों के लिए कॉमन ये है, कॉमन क्या है सर, कि पहली बात मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कोई भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई भी फैक्ट्स पता चलते हैं तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट के साथ कि भाई देखो ये फैक्ट हो गया है। फिर उनसे पूछूंगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है।
एंड अगर जरूरत है तो मैं पूछूंगा कि आप कैसे एड्रेस करने वाले हैं ये चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे अमेंड करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं उनसे एक्वायर करूंगा। ये तीन चीज तो मैं दोनों केस में करूंगा, केस 1 और केस 2 दोनों में करूंगा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई ना, आप सिचुएशन समझिए कि भाई 31 मार्च को मेरा था डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, 30th मई को मैंने रिपोर्ट डेट दे दी, मतलब डेट ऑफ रिपोर्ट डाल दिया कि भाई 30th मई की मेरी डेट ऑफ रिपोर्ट है, और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होना था 30th जून को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू वाली डेट थी कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाएगा हमारा 30th जून को, हम थर्ड पार्टी को अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अब बीच में हुआ क्या ना, 15th जून को 30th में, इन दोनों डेट के बीच में, मतलब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों डेट के बीच में मतलब फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट केस में हुआ क्या सर कि हमारा 15th जून को हमें एक फ्रॉड मिला जो एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है 25 एग्जिस्ट करता था। मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक फ्रॉड था जो मुझे आफ्टर द रिपोर्ट डेट मिला, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट मिला, 15th जून को मिला। ठीक है, अब मैंने मैनेजमेंट, अब मेरे को जब ऐसा पता चला कि हाँ भाई ऐसा कोई फ्रॉड है जो 31 मार्च को था, और मेरे को अगर पहले पता होता तो मैं अपने रिपोर्ट डेट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करता। तो मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया, पूछा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट में बोला हाँ। फिर मैंने अपना इंक्वायरी कर लिया कि भाई आप कैसे एड्रेस करने वाले हो। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सारे एडजस्टमेंट के साथ, और वो नया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाया वो 20th जून को अप्रूव हो गया। 15 जून को हमें फ्रॉड के बारे में पता चला, 5 दिन में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करके बोर्ड से अप्रूव करवा लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा लिया। और हमने भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के बाद अपना नया ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया 25 जून को नया, क्योंकि एक हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया था यहाँ पे 30th मई को। अब इन्होंने नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, उसमें कुछ चेंजेस बताया है, वो अप्रूव किया इन्होंने 20th जून को। तो हमने भी नया ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया 25 जून को, और साथ ही साथ मतलब इशू मतलब इन द सेंस कि उनको प्रोवाइड कर दिया, नया ऑडिट रिपोर्ट की डेट डाल दी हमने, न्यू ऑडिट रिपोर्ट की हमने डेट डाल दी 25 जून को, और फिर उन्होंने 30th जून को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट साथ में इशू कर दिए, पब्लिकली अवेलेबल करा दिए। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे अप्रूव हुआ है, मतलब अभी अब इंटरनली अप्रूव हो गया। फिर हमने इसका ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी डाल दी, और फिर 30th जून को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे इशू होने थे वैसे इशू हो गए। ठीक है, ये हुआ पूरा प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिचुएशन 1 की बात करते हैं। सर क्या डिफरेंस है सिचुएशन 1 एंड, ये यहां पे आप ध्यान रखिएगा, ये केस 1 केस 2 अलग है। ये केस 1 केस 2 क्या था सर, केस 1 मतलब क्या, जो हमें बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट पता चलता है, एंड केस 2 हमारे आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट हो गया। ठीक है, एक है हमारे पास सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। अब सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी आप ऐसा समझिए कि अभी हम सिचुएशन 1 पे हैं, और उसमें हम केस 1 की बात कर रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करती है, जैसे यहां पे इस पर्टिकुलर केस में 20th जून को मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर दिए, तो वैसे ही अगर मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर रही है तो सबसे पहले जो भी अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं उस पे हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमारे जो प्रोसीजर्स हमें करने हैं उस अमेंडमेंट पे, यहां पे कौन सा अमेंडमेंट है सर, फ्रॉड वाला अमेंडमेंट है। तो मैनेजमेंट ने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं उस पे हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चेक करेंगे, जो भी हमें ऑडिट करना है वैसा हम ऑडिट करेंगे। दूसरा, अब मुझे एक बात बताइए कि भाई 30th मई तक जो भी हमारी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुई थी पुरानी वाली, उस टाइम मैंने क्या किया था, इन दोनों के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए थे उनको कंसिडर किया था। ठीक है, जो भी एडजस्टिंग थे, नॉन एडजस्टिंग, वैसे मैंने कंसिडर किया था, एडजस्ट करना है, डिस्क्लोज करना है, किस हिसाब से क्या करना है। ठीक है, अब मैं एक नई रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं 25 जून को। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे 30th मई से लेके 25 जून तक में कोई भी अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो मुझे वो देखने चाहिए या फिर नहीं देखने चाहिए? सर बिल्कुल देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए सर? क्योंकि अब ये 25 जून क्या हो गया सर, हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट हो गई, और हमें पता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट डेट तक अगर कोई भी इवेंट होता है उसको अगर एडजस्ट या फिर डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें चेक करना पड़ता है। हमने ऑलरेडी इतने पीरियड का तो इस रिपोर्ट में कर दिया था, लेकिन अब हम नई रिपोर्ट करने वाले हैं तो हमें अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस रिपोर्ट डेट तक। तो क्या बोल रहा है सर, हमें एक्सटेंड करना है अपने प्रोसीजर्स को न्यू रिपोर्ट डेट तक, जो हमारी नई रिपोर्ट डेट है, दैट इज इस केस में 25 जून, वहां तक हमें अपने अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और प्रोसीजर्स करके चेक करना पड़ेगा कोई और सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड फाइनली फिर हमें अपनी प्रोवाइड करनी है न्यू रिपोर्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी जो नई रिपोर्ट होगी वो आपके नॉट अर्लियर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल होनी चाहिए। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के बाद ही आप नई रिपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैनेजमेंट ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव ही नहीं
नहीं किया, आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी। भाई ऑडिट रिपोर्ट तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हो ना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं है अप्रूव्ड वाले और तुमने पहली ऑडिट रिपोर्ट दे दी, ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगे, उसके बाद ही तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो। नई जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तुम उसके बाद ही दे सकते हो, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस आता है। दूसरे केस में क्या हुआ, आप इसी को अज्यूम कर लीजिए, ये वाला जो पूरा हमारा केस है आप इसी को अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे हुआ है मतलब क्या 30 जून के बाद हुआ है। सपोज ये 15 जुलाई है, ये सारा 15 जुलाई मतलब जुलाई वाला केस चल रहा है। तो भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर दिए क्या मतलब लोगों के पास पहुंच गए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट लोगों के पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों के पास है, और फिर हमें 15 जुलाई को पता चल रहा है कि भाई एक फ्रॉड था 31 मार्च को। तो अब बताइए क्या करेंगे। तो आईसीआई ने बोला देखो बेटा, जो हमने ये 3 प्रोसीजर्स किए हैं ये तो हम करेंगे ही करेंगे, और 2 प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा कर लेंगे। सिर्फ पर्टिकुलर केस 2 में हम 2 प्रोसीजर्स और एक्स्ट्रा कर लेंगे। क्यों करेंगे 2 प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा? क्योंकि भाई लोगों के पास हमारे ऑलरेडी पुराने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट पता है, पड़े हैं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा। हमें मैनेजमेंट के स्टेप्स देखने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए रेसिपिएंट को इन्फॉर्म करने के लिए सिचुएशन के बारे में। रेसिपिएंट मतलब क्या? रेसिपिएंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, जिनको रिसीव हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि देखो भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। एंड दूसरा, सिंस मैंने ऑडिट रिपोर्ट पहले से ही प्रोवाइड कर दी थी, इशू हो गई थी, लोगों तक पहुंच गई थी 30 जून को, तो अब अगर मैं नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैंने बिना कोई इंफॉर्मेशन के नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको फिर एक एक पेज मैच करके देखना पड़ेगा भाई कौन सी ऑडिट रिपोर्ट में क्या चेंज आया है, कौन से पैराग्राफ में क्या चेंज आया है। इससे अच्छा मैं जो नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ डाल दूंगा, ये बताते हुए कि मैंने क्या अमेंडमेंट किया है, उसका क्या रीजन था। अब सर ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है वो हम ऐसे 706 में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस भी करने वाले हैं। बट आप इतना समझ लीजिए कि मैं एक पैराग्राफ ऐड कर दूंगा ये बताते हुए कि भाई मैंने क्या अमेंडमेंट किया और रीजन क्या है, ताकि लोगों को कंपेयर करके ना चेक करना पड़े, उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, ये 2 प्रोसीजर्स मैं एक्स्ट्रा करूंगा। क्यों करूंगा सर? क्योंकि लोगों के पास मेरे ऑलरेडी पुराने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट पहुंच चुके हैं। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं सर सिचुएशन 2 की। सिचुएशन 2 क्या है, आप ऐसा समझिए कि भाई हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगते हैं एंटिटी पे, वो अलाउ करते हैं मैनेजमेंट को। क्या अलाउ करते हैं मैनेजमेंट को? कि मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अपने अमेंडमेंट टू सब्सीक्वेंट इवेंट्स। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो यहां पे अमेंडमेंट करने वाले हो ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये आपको सिर्फ उतने ही अमेंडमेंट्स करने हैं जितने आपको सब्सीक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। यहां पे क्या बोला मैंने आपको, यहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई ऑडिटर को ना इस न्यू रिपोर्ट की डेट तक अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट, सब्सीक्वेंट इवेंट्स तक। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे ये वाला जो फ्रॉड वाला जो इवेंट है ये तो हमें मिल गया, ये तो हमें पता चल गया। हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स हो जिसपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट या फिर डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट्स हो, वो सारे इवेंट्स को मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा ना। ये तो फ्रॉड वाला तो हमें सिर्फ पता चल गया, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे और भी हो सकता है होंगे, ऐसा पर जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे और भी इवेंट्स हो जो मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाए उन सब्सीक्वेंट इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने फर्स्ट वाले सिचुएशन में, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, फर्स्ट वाले सिचुएशन में हमें सारे इवेंट्स देखने हैं कि भाई 30 मई के बाद भी अगर और भी कोई इवेंट हो रहा है फ्रॉड के अलावा जिसकी वजह से हमें एडजस्ट या डिस्क्लोज करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो सिचुएशन 1 में हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन 2 ऐसा बोल रहा है कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन और एफआरएफ अलाउ करता है मैनेजमेंट को कि भाई वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अमेंडमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सब्सीक्वेंट इवेंट्स, कि भाई आपने जो सब्सीक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई किया ना फ्रॉड, इसके अलावा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नया बनाने वाले हो इसमें सिर्फ आप फ्रॉड का अमेंडमेंट कर देना, बाकी और इवेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये हमारा लॉ एंड रेगुलेशन और एफआरएफ अलाउ कर रहा है। तो अगर मैनेजमेंट को अलाउ कर रहा है तो फिर ऑडिटर भी अपने प्रोसीजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। यहां पे अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ रहा था ना इस न्यू डेट तक, अब हमें प्रोसीजर्स को एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ जो सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ है फ्रॉड वाला उस पे ही हमें प्रोसीजर्स करने हैं, नए और इवेंट्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है हमारा सिचुएशन 2। तो इसमें क्या हो जाएगा सर? इसमें बस 2 चीज होगी। अगर ऐसा हमें कुछ पता चलता है फैक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले हम अमेंड कर देंगे अपनी रिपोर्ट को, जो हमने पुरानी रिपोर्ट प्रोवाइड की थी ना उसमें ही हम नई रिपोर्ट की डेट डाल देंगे बस,
कि भाई देखो ये नई रिपोर्ट की डेट है, ये नया रिपोर्ट की डेट है, पुरानी रिपोर्ट में डाल देंगे। क्या बोला सर? अमेंड कर देंगे रिपोर्ट को, जिसमें हम एडिशनल डेट इंक्लूड कर लेंगे। जैसे हमने पहले 30th मई थी, उसमें प्लस करके हम 25 जून भी लिख देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये अमेंडेड रिपोर्ट है, ठीक है, एडिशनल डेट इंक्लूड करके। या फिर आप चाहो, आप बोलो नहीं सर ओल्ड में नया डेट इंक्लूड करो, ये सब टाइम पास है, हम नई रिपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप नई रिपोर्ट भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन उसमें एम्फेसिस और अदर मैटर पैराग्राफ डाल के बता देना कि आपने जो प्रोसीजर्स किए हैं वो रिस्ट्रिक्टेड टू अमेंडमेंट है। जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे सिर्फ आपने उस पर ही प्रोसीजर्स किए हैं, आपने प्रोसीजर्स एक्सटेंड नहीं किए हैं अपनी रिपोर्ट डेट तक, नई रिपोर्ट डेट तक, ठीक है। यस सर। अब यहां पे आपको एक और कंफ्यूजन आएगा कि सर अगर क्वेश्चन में दिया ही ना हो कि लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करता है या फिर लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ नहीं करता है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ नहीं करता है, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है। आपके जो वर्ड दिया हुआ है वो है प्रोहिबिट, रोकना। आपके लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अमेंडमेंट्स को, तो फिर हम सिचुएशन 1 वाला ही फॉलो करेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट हम सिचुएशन 1 ही फॉलो करेंगे। अगर कुछ स्पेसिफिकली दिया जाए आपके क्वेश्चन में तो हम सिचुएशन 2 फॉलो करेंगे, ठीक है। यस सर, ये बहुत बारीकियों वाला खेल है। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया, जो मैंने आपको ये चार्ट समझाया, अगर आपने ये वाला चार्ट समझ लिया तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार डिस्कस कर लेते, क्या बोला मैंने सर? मैं बोल रहा हूं सर 2 केस है, एक है फैक्ट्स जो हमें पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट लेकिन बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, और एक फैक्ट्स है जो हमें पता चलते हैं आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। हमारा कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने का आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट, लेकिन अगर रिपोर्ट के बाद हमें कोई भी फैक्ट पता चलता है जो अगर हमें पहले पता होता तो हम अपनी रिपोर्ट को अमेंड कर देते, तो हमें डिस्कस करना है मैटर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। हमें देखना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है, एंड अगर है तो हमें इंक्वायर करना है मैनेजमेंट के साथ कि आप कैसे एड्रेस करने वाले हो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इसमें 2 सिचुएशन है। सबसे पहला सिचुएशन ये हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या सिचुएशन है सर? कि मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमें पहली बात तो अमेंडमेंट पे प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, दूसरा हमें प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे न्यू डेट ऑफ रिपोर्ट तक, एंड तीसरा हमें नई रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जो नई आप ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे उसमें आप ये जो उसकी जो डेट होगी ना, वो नॉट अर्लियर देन डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही होनी चाहिए। ये हमारे केस 1 में थी। और केस 2 ओनली, केस 2 ओनली मतलब क्या? ये 2 जो प्रोसीजर्स है ये हम सिर्फ और सिर्फ केस 2 में करेंगे। ये 3 प्रोसीजर्स जो थे ये हम दोनों केसेस में करेंगे, ये 2 केस 1 और केस 2 दोनों में करेंगे, लेकिन ये 2 प्रोसीजर्स हम सिर्फ केस 2 में करेंगे। क्या 2 प्रोसीजर्स है सर? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इशू हो गए हैं, इसलिए हमें मैनेजमेंट के स्टेप्स को रिव्यू करना पड़ेगा। कौन से स्टेप्स सर? कि भाई जो भी जिसको भी रिसीट है, जिसको भी मिला है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट, उसको इन्फॉर्म किया जाए इस सिचुएशन के बारे में। एंड दूसरा हम इंक्लूड करेंगे हमारी नई या फिर अमेंडेड रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ, जिसमें हम रीजन बताएंगे हमारे अमेंडमेंट का, ठीक है। यस सर। सिचुएशन 2 क्या है सर? व्हेन लॉ, रेगुलेशन या फिर एफआरएफ डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट। डज नॉट प्रोहिबिट मतलब क्या? रोकती नहीं है। रोकती नहीं है मतलब क्या? मैंने सिंपल लिख दिया यहां पे, अलाउ करती है। लॉ एंड रेगुलेशन या फिर एफआरएफ अलाउ करता है मैनेजमेंट को अपने अमेंडमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए टू सब्सीक्वेंट इवेंट्स। तो ऑडिटर भी परमिटेड है, ऑडिटर को भी परमिशन है कि वो अपने प्रोसीजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है टू द अमेंडमेंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑडिटर को या तो आइदर है यहां पे और है, या दोनों में से एक काम करना है। या तो तुम अमेंड कर दो रिपोर्ट को जिसमें आप एडिशनल डेट इंक्लूड कर दोगे, जिसमें आप बोलोगे कि भाई हमारे जो प्रोसीजर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड सोलिली टू अमेंडमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हमने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्राइब किया, मतलब बेसिकली हमने रेस्ट्रिक्ट किया अपने प्रोसीजर्स को। या फिर आप नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर दो और जिसमें आप इंक्लूड कर लो एम्फेसिस ऑफ द मैटर पैराग्राफ, जिसमें आप बताओगे कि हमारे जो सब्सीक्वेंट इवेंट्स है वो रेस्ट्रिक्टेड सोलिली टू अमेंडेड है, ठीक है। यस सर। अब इसमें केस 1 में एक और चीज आती है। ये तो सारी चीज हो गई जब मैनेजमेंट ने मान लिया, हमने बोस देखा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, हमको लगा हाँ है, और मैनेजमेंट से हमने इंक्वायर कर लिया कि भाई आप कैसे एड्रेस करने वाले हो। अब पता चला कि भाई मैनेजमेंट ने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं कर रही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट, भाई इतने छोटे छोटे इवेंट्स के लिए हम थोड़ी अमेंडमेंट करेंगे, हम नहीं अमेंडमेंट कर रहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे पास और काम नहीं है क्या। तो अगर मैनेजमेंट अपने, ये केस 1 की बात कर रहा हूं, अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब ऑडिटर को लगता है करना चाहिए, अगर हमने रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं करी है एंटिटी को, क्योंकि केस 1 में क्या होता है सर, रिपोर्ट की डेट डाल दी है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुए हैं,
और हमने रिपोर्ट की डेट डालने के बाद अगर अभी तक हमने ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं करी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास ही है, तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे एंड फिर रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दिक्कत तब आएगी ना सर कि ऑडिट रिपोर्ट तो मैनेजमेंट के पास है, मैनेजमेंट बोलेगा जा देखो जो करना है कर ले, ऑडिट रिपोर्ट तो तूने मुझे दे दी है, मैं तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करके आ रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा लोगों को। तो अगर रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है तो हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को नोटिफाई करेंगे कि प्लीज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू मत करिएगा। एंड अगर फिर भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर दिए विदाउट अमेंडमेंट तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे ताकि हम अपनी रिपोर्ट से लोगों का भरोसा हटा सके, लोगों को भरोसा ना करने दे, लोगों को रिलायंस ना प्लेस करने दे हमारी रिपोर्ट पे, इसलिए हम एक्शंस लेंगे, जैसे लीगल हम एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, यस सर, ये आपका केस 1 है। केस 2 में क्या होगा सर, अगर मैनेजमेंट नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेती है उन लोगों को बताने के लिए जिन लोगों को ऑलरेडी प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है और मैनेजमेंट ये इन्फॉर्म करने के लिए कोई स्टेप्स ही नहीं ले रही, या फिर मैनेजमेंट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड ही नहीं कर रही जब जरूरत होती है, तो फिर ऑडिटर नोटिफाई करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई मैं फ्यूचर रिलायंस प्रिवेंट कर रहा हूं अपनी रिपोर्ट पे, मैं लोगों को रिलाय करने से रोकूंगा अपनी रिपोर्ट पे लीगल एक्शंस के थ्रू। ठीक है, ऐसा मैं ऑडिटर मैनेजमेंट को बताएगा, नोटिफाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि भाई इस केस में तो कुछ भी नहीं कर सकते और सब लोगों के पास मेरे ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी पहुंच गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, यस सर, ये था आपका ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 570 दैट इज योर गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न क्या होता है? अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वन ऑफ आवर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज दैट एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर एंड उसके पास कोई भी ऐसा अनलेस मतलब जब भी मैंने उसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है लिक्विडेट करने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम उस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है एंड वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर अनलेस मैनेजमेंट की खुद की इच्छा हो लिक्विडेट करने की, या फिर अपने ऑपरेशंस को बंद करने की, या फिर उनके पास कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है ये करने के अलावा। क्या करने के अलावा? खुद को बंद करने के अलावा उनके पास कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि भाई उनको खुद को लिक्विडेट करना है या फिर उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिक्विडेशन बेसिस पे बनाते हैं। कौन से बेसिस पे बनाते हैं सर? लिक्विडेशन बेसिस पे। लिक्विडेशन बेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई एसेट्स को हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं। एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, के एसेट्स को अभी बेचने जाएंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा और लायबिलिटीज को अभी सेटल करने जाएंगे तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन बेसिस। और एक कब बनाते हैं? जब हमारी एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, जब हमें पता है कि भाई हम बंद होने वाले हैं। अगर हमें लगता है कि भाई फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगी, अभी बंद होने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो फिर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, फिर कैश बेसिस पे बनाते हैं। जैसे भी हमें बनाना है वैसे हम जो भी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो कर रहे हैं उस बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, यस सर, आया वो इतनी छोटी सी बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सर, ये हम क्या गोइंग कंसर्न होता है? गोइंग कंसर्न इज योर असेसमेंट। इसमें हमें असेसमेंट करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है कि भाई हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है या फिर नहीं है, क्या हमारी एंटिटी फ्यूचर में चलेगी या फिर नहीं करेगी। तो अब ये जो असेसमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हमारी मैनेजमेंट की है। क्या बोल रहा है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट। क्या असेसमेंट सर? एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। क्या एंटिटी की एबिलिटी है कि वो कंटिन्यू कर सकती है एज अ गोइंग कंसर्न? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेस करने की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? मैनेजमेंट को असेस करना है एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। भले ही एफआरएफ में इसकी कोई भी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट ना हो, भले ही एफआरएफ में ना बोला गया हो कि मैनेजमेंट को असेस करना है, फिर भी मैनेजमेंट को असेस करना पड़ेगा गोइंग कंसर्न के बारे में। ठीक है, यस सर। और जो मैनेजमेंट का असेसमेंट होगा इसमें बहुत सारे जजमेंट लगते हैं अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स। मैनेजमेंट बोलती है कि भाई देखो बाद में मुझे इतना पैसा यहां से आने वाला है, यहां मुझे इतना पे करना पड़ जाएगा। दिस इज ऑल फ्यूचर, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है। तो ये जो भी जजमेंट लेते हैं ये अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम के बारे में लेते हैं। तो ये जजमेंट लेते टाइम क्या क्या फैक्टर्स इनको कंसिडर करने चाहिए? सबसे पहला भाई साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी एंड नेचर एंड कंडीशन ऑफ इट्स बिजनेस। क्या साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी है? दूसरा, जो भी हम जजमेंट बना रहे हैं फ्यूचर के बारे में वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बना रहे हैं जो इस टाइम पे अवेलेबल है। जिस टाइम पे हम जजमेंट बना रहे हैं उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम जजमेंट बनाते हैं। एंड तीसरी चीज, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितना है अबाउट द आउटकम ऑफ इवेंट, कि हमने एक इवेंट डिसाइड किया है, उसका आउटकम ऐसा होने वाला है, उसकी अनसर्टेनिटी होने की कितनी डिग्री, मतलब कितनी अनसर्टेनिटी है उस इवेंट के आउटकम को वैसा होने की। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को ना बाद में नेक्स्ट ईयर में 10 करोड़ की सेल में करने
करने वाला हूं। अब ये जो इवेंट है इसके ना होने के कितने ज्यादा चांसेस है, इसकी क्या अनसर्टिनिटी है कि हाँ भाई ये जो अमाउंट है मेरा 10 करोड़ नहीं होगा, इसकी क्या अनसर्टिनिटी है, ये तीन चीज मुझे चेक करनी है। तीन मेरे फैक्टर्स है इस जजमेंट के लिए। क्या फैक्टर्स है सर? सबसे पहला है मेरा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, उसके हिसाब से जो मेरी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल एट द टाइम विद विच जजमेंट इज मेड, एंड तीसरा मेरी डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी उस इंफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, यस सर। अब ये तो हो गई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 570। दोनों का ऑलमोस्ट सेम आंसर है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। क्या है सर? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यूज करना, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना। किस बारे में सर? मैनेजमेंट ने जो जीसी का यूज किया है ना वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है वो चेक करने के लिए। भाई वो सही यूज किया है कि नहीं किया है जीसी का? तुमने बना तो दिया तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन पता चला तुम गोइंग कंसर्न ही नहीं हो, तो मुझे वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा कि हाँ भाई एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। एंड ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों ले रहा हूं मैं? ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी है अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। सर ये मटीरियल अनसर्टिनिटी क्या होती है? क्या कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन है, कोई ऐसा मटेरियल इवेंट और कंडीशन जो कास्ट करता है सिग्निफिकेंट डाउट इन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न? मतलब है तो एंटिटी गोइंग कंसर्न, लेकिन ये इवेंट इतना बड़ा है, इतना अनसर्टेन है, इतना मटेरियल है कि ये हमारे गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट करता है। अगर ये इवेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अगर ये इवेंट में जो बोला गया है वैसा हो गया, तो फिर हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। ठीक है, यस सर। तो मुझे ऐसा पता लगाना है कि क्या कोई ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, कि भाई हमारे गोइंग कंसर्न पे कोई खतरा आ गया क्या, ये मुझे पता लगाना है। अब ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये तब भी एग्जिस्ट करती है इवन इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मेनेजमेंट को असेसमेंट करने की, जीसी का असेसमेंट करने की। मतलब अगर एफआरएफ में वो रिक्वायरमेंट नहीं है असेसमेंट करने की, तो भी मैनेजमेंट को असेसमेंट करना है और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी मेरी रहेगी। ठीक है, यस सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने असेसमेंट किया और मुझे लगा नहीं यार अभी तक तो सब कुछ सही चलता आ रहा है, कि भाई अभी तक तो सब कुछ सही हुआ है और जहां एंटिटी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और सब कुछ सही चलता आ रहा है, तो यहां पे कोई जीसी की मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, गोइंग कंसर्न की कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, मैंने अपने रिपोर्ट में लिख दिया। और पता चला 5-6 दिन बाद ही उसके एक सोल फैक्ट्री थी, उनकी बस एक ही फैक्ट्री थी और उसी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, एंटिटी बंद हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप चढ़ गए ऑडिटर पे, भाई ये क्या बात हुई, तुमने तो बोला था मैं एंटिटी गोइंग कंसर्न है और तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा था गोइंग कंसर्न की मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, और अब एंटिटी बंद कैसे हो गई, ये कैसे हो गया? तो भाई ऐसा नहीं है। एंटिटी अगर ऑडिटर बोल रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो ये कोई गारंटी नहीं है भाई, हम गारंटी तो देते ही नहीं है, हम तो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, हम कोई ज्योतिषी थोड़ी है, हमको थोड़ी पता चलेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम तो पास के बेसिस पे तुमको बस आइडिया देते हैं कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न रहेगी एंटिटी, अनलेस कोई बहुत बड़ा सिचुएशन आ जाए, कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं नेगेटिव इवेंट आ जाए, एडवर्स इवेंट आ जाए। ठीक है, तो भाई यही बोल रहा है ये कि भाई अगर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी का रेफरेंस नहीं है ऑडिटर की रिपोर्ट में, ठीक है, तो हम उसको गारंटी नहीं मान सकते हैं एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न का। ठीक है, हम उसको गारंटी नहीं मान सकते कि भाई एंटिटी एबल है टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में। तो जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें डिटरमाइन करना है क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी असेसमेंट ऑफ जीसी परफॉर्म कर लिया या फिर नहीं किया। अगर उन्होंने असेसमेंट परफॉर्म कर लिया है तो मैं उस असेसमेंट को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, एंड क्या मैनेजमेंट का प्लान है टू एड्रेस सच इवेंट्स और कंडीशंस। अगर ऐसे कोई इवेंट्स, कौन सी इवेंट्स और कंडीशन सर? अगर ऐसे कोई इवेंट्स और कंडीशन है जो कास्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। क्या सर? ये आपको पूरी लाइन याद करनी पड़ेगी, ये मैंने बार बार इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपको एक बार ही बता दूं मैं और आपको एक बार में समझ में आ जाए। मैंने हर जगह इवेंट्स एंड कंडीशन दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न ऐसा बार बार नहीं लिखा है, बस आपको एक बार बताना था मुझे कि ये वो इवेंट्स और कंडीशन है दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ठीक है, ऐसे कोई इवेंट्स है कि नहीं, उसको आप कैसे एड्रेस करने का प्लान कर रहे हो। एंड अगर मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट नहीं किया है तो मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, भाई तुमने असेसमेंट ही नहीं किया और बिना असेसमेंट के तुम गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज कैसे कर रहे हो भाई?
तुमने बिना असेसमेंट के गोइंग कंसर्न यूज कैसे कर लिया, एंड क्या कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, यस सर। अब मैं बात करता हूं सर, मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, अब उस असेसमेंट को मैं इवैल्यूएट कैसे करूंगा। तो सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर रही तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर ऐसे फोर्स नहीं करता मैनेजमेंट को कि तुम भाई असेसमेंट करो, जीसी का तुमने असेसमेंट कैसे नहीं किया, ऐसे नहीं करते भाई। हमारा क्या होता है सर, हम तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हम तो बोलते हैं भाई प्लीज विक्की प्लीज असेसमेंट कर दो ना जीसी का, मैनेजमेंट की मर्जी है वो करे ना करे। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि सर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया जीसी का, लेकिन एंटिटी क्या है सर, रेवेन्यू बहुत तगड़ा है, डे बाय डे ईयर बाय ईयर ग्रो करता जा रहा है, प्रॉफिट भी ईयर बाय ईयर ग्रो करता जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया जीसी का। तो एज एन ऑडिटर क्या मैं बोल दूं एंटिटी विल बी अ जीसी? एंटिटी की सिचुएशन देख के, एंटिटी के सर्कमस्टेंसेस देख के बिल्कुल बोल सकता हूं मैं, क्यों नहीं बोल सकता भाई? प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, हाँ बस मैनेजमेंट थोड़ी चालाक, मैनेजमेंट थोड़ी वो है, निकम्मी है, उसने जीसी का असेसमेंट नहीं किया। लेकिन मेरे को तो देख के पता चल रहा है ना भाई जीसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है फिर भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न उनकी सर्कमस्टेंसेस को देख के। तो यही चीज बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लैक ऑफ एनालिसिस को रेक्टिफाई करना, कि मैनेजमेंट ने जो एनालिसिस नहीं किया है ना उसको रेक्टिफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, मैनेजमेंट ही असेसमेंट करेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है तो भी सम केसेस में हम ऑडिटर कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट का यूज ऑफ जीसी एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। ये एंटिटी के सिचुएशन को देख के भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का जीसी एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। अब मैनेजमेंट ने जब असेसमेंट किया है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट ने जो भी प्लान बनाए हैं फ्यूचर के लिए वो हम देखेंगे और उसका फीजिबिलिटी देखेंगे, क्या यह प्लान काबिल होगा, क्या यह प्लान होने के मतलब ये बेसिकली फीजिबल है या फिर नहीं है, होने के काबिल है या फिर नहीं है, ऐसा होना संभव है या फिर नहीं है। पता चला भाई मैनेजमेंट को ईयर और ईयर ऑर्डर मिलते 1000 और मैनेजमेंट ने बोला फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन में कि भाई हमें अगले साल 5000 ऑर्डर मिलेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो, पागल समझ रहे हो क्या हमें? तो ऐसे हमें चीजें चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो प्लान फीजिबल है या फिर नहीं है, होने की संभावना भी है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, ये प्लान बनाने में तुमने क्या प्रोसेस यूज किया, ये असेसमेंट करने में तुमने क्या प्रोसेस यूज किया, उस प्रोसेस में तुमने क्या अजम्पशंस यूज किए जिसके बेसिस पे ये असेसमेंट बनाया। जो तुमने अजम्पशन लिया ना 5000 ऑर्डर्स आ जाएंगे, वो अजम्पशंस को हम टेस्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। एंड लास्ट चीज, अगर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट बनाया है वो लेस देन 12 मंथ्स का बनाया, मैनेजमेंट बोलता है देख 31 मार्च की मेरी बैलेंस शीट है, मैं तुझे 30 सितंबर तक का असेसमेंट बना के दे देता हूं कि भाई मुझे इतने इतने सोर्सेज से पैसे मिलने वाले और इतने इतने सोर्सेज से मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो इवेंचुअली मेरे पास इतने पैसे बचेंगे, तो मैं गोइंग कंसर्न हूं। मुझे मैनेजमेंट को बोलना है कि भाई आपको एटलीस्ट 12 मंथ्स का असेसमेंट बनाना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ने लेस देन 12 मंथ्स का असेसमेंट बनाया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के बाद, तो मुझे उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज अपना असेसमेंट को एक्सटेंड कर दो टू एटलीस्ट 12 मंथ्स के। एटलीस्ट 12 मंथ्स का तो आपको असेसमेंट बना के देना ही पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 1 साल का तो असेसमेंट बना के देना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ये होगा चीजें जब मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं मैनेजमेंट का असेसमेंट। नेक्स्ट, अब हुआ क्या ना यार, मैं जब ऑडिट कर रहा था ना तो मुझे ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस पता लग गए दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट और एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब ऐसे इवेंट्स और सिग्निफिकेंट कंडीशंस मुझे पता चल गए तो मुझे क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, ये आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट एडिशनल प्रोसीजर शुड एन ऑडिटर परफॉर्म व्हेन ही आइडेंटिफाइज एनी इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट और एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, यस सर। तो अब क्या लिखेंगे सर, हमें लेना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है उस इवेंट्स और कंडीशंस के लिए दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। मतलब क्या वो इवेंट्स और कंडीशंस मटेरियल अनसर्टेनिटी है या फिर नहीं है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कैसे चेक करेंगे सर? सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने खुद का असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे प्लीज यार असेसमेंट तो परफॉर्म कर ले कम से कम। दूसरा, जो असेसमेंट उन्होंने परफॉर्म किया होगा उसके फ्यूचर प्लान्स को इवैल्यूएट करेंगे और उसकी फीजिबिलिटी देखेंगे। अब फ्यूचर प्लान में मेजरली मैनेजमेंट क्या बनाती है सर? कैश फ्लो फोरकास्ट। कि सर कैश फ्लो आपने सीखा होगा ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश हमारा कहां से आने वाला है, कहां जाने वाला है अगले 1 साल में, वैसा वो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाती है, फ्यूचर के बारे में बनाती है। तो अगर एंटिटी ने कोई ऐसा कैश फ्लो फोरकास्ट प्रिपेयर किया है एंड हमें एनालिसिस करना पड़ेगा उस फोरकास्ट का, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें उस फोरकास्ट में 2 चीजें चेक करनी है। सबसे पहली चीज ये कि भाई जो डेटा उन्होंने यूज किया है क्या वो रिलायबल है या फिर नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है। एंड दूसरा, जो अजम्पशंस उन्होंने यूज किए हैं क्या उसके लिए एडिक्वेट सपोर्ट है या फिर नहीं है। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मुझे अगले साल 5000 का ऑर्डर आएगा, क्या उसके लिए उनके पास ऑलरेडी कुछ ऑर्डर्स आके पड़े हैं या फिर नहीं पड़े हैं, कि मैनेजमेंट हवाई बातें कर रहा है कि उनके पास 5000 का ऑर्डर आएगा।
ठीक है, तो ये दो चीजें चेक करनी है, डेटा की रिलायबिलिटी चेक करनी है, अजम्पशन के बारे में कोई एडिक्वेट सपोर्ट है या फिर नहीं, ये चेक करना है। अब हुआ क्या ना यार, मैनेजमेंट ने तो अपना असेसमेंट कर लिया था, लेकिन वो असेसमेंट थोड़ा सा देर पहले ही किया था, 1 महीने पहले मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट किया था। तो मैं ये देखूंगा उस डेट के बाद क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हुई है क्या, क्योंकि मैनेजमेंट ने जब असेसमेंट किया होगा उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन हुई होगी वो उन्होंने कंसिडर की होगी, क्या उस डेट के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आई क्या जो इस कैश फ्लो फोरकास्ट पे या फिर इस असेसमेंट पे इंपैक्ट डालेगी, मैं वो चेक करूंगा। ठीक है, एंड लास्ट में सिंपल सी बात है, मैं उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा, लिखवा के ले लूंगा, भाई मैनेजमेंट मुझे लिखवा के दे दीजिए जो भी आपके प्लान है फ्यूचर एक्शंस के लिए, कि फ्यूचर में आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, इसके जो भी आपके प्लान है वो प्लीज आप मुझे लिख के दे दीजिए, मेरा काम तो हो जाएगा। ये है मेरे एडिशनल प्रोसीजर्स, कब करने हैं मुझे, जब मुझे ऐसा कोई इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो जाए दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ठीक है, यस सर। अब ये प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर्स है जब ऐसे कोई इवेंट्स और कंडीशंस हमें आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो दोनों आपके जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे आपको। यहां पे हम बात कर रहे हैं एडिशनल प्रोसीजर्स की, कि क्या एडिशनल प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं। यहां पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर्स की, कि क्या एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर्स है हमें परफॉर्म करने हैं जब हमें इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो जाए दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर्स करके क्वेश्चन आएगा, तो क्या एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर एक बार हमारे हैंड रिटन नोट से डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिंक आपको नीचे हमारे पिन्ड कमेंट्स और टेलीग्राम मतलब पिन कमेंट मतलब टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे हमारे पिन कमेंट और टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर्स की बात करते हैं जब हमें इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई हुए हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट वाले देखेंगे। सर मैनेजमेंट वाला क्या देखेंगे, मैनेजमेंट ने जो भी कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया उसको एनालाइज करेंगे। मैनेजमेंट के जो भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया ना सर, अप्रैल मई जून वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें अब देखो गोइंग कंसर्न में अगर कुछ भी बड़ा हुआ है, कुछ भी खतरे वाला हुआ है तो वो उन्होंने अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया होगा, तो हम इसलिए लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल्स देख लेंगे। फिर मैनेजमेंट के जो भी मीटिंग के मिनट्स होंगे वो भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने डिस्कशन भी किया होगा आपस में कि भाई ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, तो उसके मीटिंग के मिनट्स ले लेंगे। तो ये 3 चीजें हम मैनेजमेंट वाली देख लेंगे। फिर दूसरी चीज हम लायबिलिटी देखेंगे। हमारी लायबिलिटी में क्या देखेंगे सर, हमारे डिबेंचर के क्या टर्म्स है, हमारी बोरोइंग की क्या फैसिलिटीज है, हमारे लीगल काउंसिल से या फिर रेगुलेटरी एक्शंस कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लीगल काउंसिल ने हमें कुछ बोला है या फिर कोई रेगुलेटरी एक्शंस लिया गया है किसी ने, ये तीनों चीज का हम देखेंगे। मतलब बोरो डिबेंचर वापस रीपे करने के लिए, बोरोइंग फैसिलिटीज वापस रीपे करने के लिए क्या हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंजमेंट्स है या फिर नहीं है, और अगर है हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंजमेंट तो क्या उस ईयर के बाद मतलब सब्सिक्वेंटली टू ईयर कुछ गड़बड़ हुई या फिर नहीं हुई इस फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंजमेंट्स में। मतलब ऐसे 560 हम लोग देख लेंगे, ऐसे 560 अप्लाई करके देख लेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख लेंगे बेसिकली। एक बात लायबिलिटी की हो गई तो एक बात एसेट्स की भी होनी चाहिए। तो हमारा प्लान्ड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स देख लेंगे कि हमने डिस्पोज करना है एसेट्स, वो हमने कैसे प्लान किया है। एंड दूसरा जो हमारे कस्टमर ऑर्डर्स है, जो हमारे एसेट होते हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है तो हमारे लिए वो एसेट होता है। तो हमारे जो अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर तो कस्टमर ने दे दिया लेकिन हमने अभी तक उसको सर्व नहीं किया है, कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया है, तो जो हमारे अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स है उनके साथ हम क्या करने वाले हैं। ये 11 हमारे एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर्स है जो हमें करने हैं व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई। क्या क्या एग्जांपल है सर, सबसे पहले एनालाइज करना है कैश फ्लो फोरकास्ट मैनेजमेंट के साथ, फिर एनालाइज करना है एंटिटी का लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर हमें देखना है सर, फिर हमें क्या करना है, रीड करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर होल्डर्स का, टीसीडब्ल्यूजी का, हमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट हम लायबिलिटीज की बात करेंगे, रीड करना है हमें टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स लोन और डिटरमाइन करना है क्या उसको ब्रीच हुआ है, ब्रीच मतलब क्या तोड़ा गया है, टर्म्स तोड़ दिए क्या, उनको बोला था कि भाई इतने देर में पे कर देना, क्या एंटिटी ने वो पेमेंट नहीं किया क्या, वो सारी चीजें चेक करेंगे। फिर इंक्वायर करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, फिर उसके बाद बोरिंग फैसिलिटीज देखेंगे, कंफर्म करेंगे एग्जिस्टेंस के बारे में, टर्म्स के बारे में और एडिक्वेसी की बोरिंग फैसिलिटीज, जितनी एडिक्वेट हमें चाहिए बोरिंग फैसिलिटीज क्या हमारे पास उतनी बोरिंग फैसिलिटीज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इंक्वायर करेंगे एंटिटी के लीगल काउंसिल के बारे में, उस लिटिगेशन के बारे में, मतलब लिटिगेशन के बारे में हम इंक्वायर करेंगे। रीजनेबलनेस के भाई मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया आउटकम का उसकी रीजनेबल है या फिर नहीं है, एंड कितना उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आ सकता है उसके एस्टिमेट के बारे में हम उनसे बात करेंगे। फिर हम रेगुलेटरी एक्शन देखेंगे, क्या रेगुलेटरी एक्शन देखेंगे, रिव्यू करेंगे वो रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, जो भी रेगुलेटरी एक्शंस लिया गया एंटिटी पे उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको हम रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर
नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों के साथ हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट देखेंगे, कंफर्म करेंगे एग्जिस्टेंस एंड एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंजमेंट है, क्या एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते विद रिलेटेड पार्टी या फिर थर्ड पार्टीज। और फिर हम फाइनेंशियल एबिलिटी देखेंगे उन पार्टी की टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स, कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंजमेंट तो है, हमारी रिलेटेड पार्टी बोल रही है कि हम तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे जरूरत के नीड में, हम ये भी तो चेक करें भाई उसके पास पैसे है कि नहीं देने के लिए, वो तो बोल रहा है दे दूंगा, उसके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना देने के लिए, तो वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड सब्सीक्वेंट इवेंट्स देखेंगे, प्रोसीजर्स करेंगे सब्सीक्वेंट इवेंट्स के लिए, उन आइडेंटिफाई करने के लिए उन इवेंट्स को जो मिटिगेट करते हैं हमारी एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, मतलब हमारी एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न पे खतरा डालते हैं, उन सब्सीक्वेंट इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम एसेट्स के साइड देखेंगे, एसेट्स के साइड हम क्या देखेंगे सर, एसेट्स के साइड एडिक्वेसी देखेंगे, जो हमारा प्लान्ड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है उसके लिए हमारे पास सपोर्ट है या फिर नहीं है, और एंटिटी का क्या प्लान है टू डील विद अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स, कि आप कैसे कस्टमर ऑर्डर्स को फिल करने वाले उसका क्या प्लान है, ठीक है। ये सब बस थोड़ा सा ही ऐसे रह गया, इधर देखिए थोड़ा सा ऐसे रह गया, फिर हमारा ऐसे 570 गोइंग कंसर्न भी खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्क्लोजर्स के बारे में। अगर हमने ऐसे कोई इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई किए, ठीक है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, इवेंट्स और कंडीशंस है और वो मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, तब हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ये डिस्क्लोजर्स है या फिर नहीं है। कौन कौन से डिस्क्लोजर होने चाहिए जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तब क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए। सबसे पहले एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना चाहिए इवेंट्स और कंडीशंस को, भाई ये इवेंट्स और कंडीशंस है एंड मैनेजमेंट का क्या प्लान है उन इवेंट्स और कंडीशन से डील करने के लिए। दूसरा, वहां पे डिस्क्लोज होना चाहिए क्लियरली कि भाई हमारे पास एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस। पहले उस इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में बताओ, मैनेजमेंट का क्या प्लान है। दूसरा, हमें यह बताना है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा, जब अगर इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई तो हो गए, लेकिन वो इवेंट्स और कंडीशंस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट नहीं करते, तब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डिस्क्लोज आएंगे, तब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड करना है एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट इवेंट्स और कंडीशंस। हमें बस इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है, ना हमें मैनेजमेंट के प्लान के बारे में बताना है और ना ही हमें यह बताना है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है इसलिए, ठीक है। यस सर, ये था हमारा पूरा टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि सर ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा। सर ऑडिट रिपोर्ट में हम कैसे रिपोर्ट करेंगे हमारे गोइंग कंसर्न को, तो इसमें भी आपके अलग अलग केसेस है। सबसे पहला, भाई मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट प्लीज असेसमेंट बना लीजिए, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं बना रहा है, या फिर मैंने मैनेजमेंट को बोला प्लीज आपका असेसमेंट जो है वो 12 मंथ तक एक्सटेंड कर दीजिए, मैनेजमेंट एक्सटेंड भी नहीं कर रहा अपना असेसमेंट, तो फिर मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा, ठीक है। कब कैसे देते हैं हम 705 में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, मतलब यहां पे एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, हमें पता चल गया कि भाई एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है अब गोइंग कंसर्न होने का, वो लिक्विडेट होना चाहती है या फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसको लिक्विडेट होना ही पड़ेगा। तो अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ही बने हैं, लेकिन ऑडिटर के जजमेंट में मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो हमें एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर? एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। एक बात बताओ, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर गोइंग कंसर्न नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न यूज करना, मतलब हमें पता है कि भाई एंटिटी बंद होने वाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए। मैनेजमेंट बोल रहा है देखो क्या करना है, मैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर रहा हूं कि हाँ भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये गोइंग कंसर्न नहीं है, हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया, अब तुम हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दो। तो मैं मैनेजमेंट को ये बोलूंगा कि अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है और अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाए हैं तो मैं एडवर्स ओपिनियन ही डालूंगा, भले तुम उसको डिस्क्लोज करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मैनेजमेंट हैज इटसेल्फ डिस्क्लोज अबाउट इट्स इनएप्रोप्रिएटनेस, अगर इनएप्रोप्रिएटनेस के बारे में मैनेजमेंट ने खुद डिस्क्लोजर दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर भी मुझे एडवर्स ओपिनियन ही देना है, क्योंकि भाई गोइंग कंसर्न है ही नहीं और तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बना रहे हो, ठीक है। यस सर। अब तीसरा केस क्या है सर? गोइंग कंसर्न तो है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे दो केसेस है, एक केस में आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है मटीरियल अनसर्टेनिटी का, अगर आपने मटीरियल अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और आपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी कर दिया मटीरियल अनसर्टेनिटी को, तो फिर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, क्योंकि आपने अच्छा सा डिस्क्लोजर भी दे दिया है। एंड उसमें हम एक चीज इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज योर मुर्ग पैरा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बताएंगे सर? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग
कंसर्न वाले पैराग्राफ में कि भाई सबसे पहला हम नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट में आपने डिस्क्लोजर दिया होगा ना मटेरियल अनसर्टेनिटी वाले नोट में, मटेरियल अनसर्टेनिटी का, वो नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम अटेंशन ड्रॉ करेंगे यूजर्स की, मतलब यूजर्स को बताएंगे भाई इस नोट नंबर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस नोट नंबर में आपको वो मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरा हम ये बताएंगे कि ये जो इवेंट्स और कंडीशंस है जो इस नोट में दिए गए हैं वो मटेरियल अनसर्टेनिटी को एग्जिस्ट करते हैं एंड हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ये भी बता देना, क्योंकि भाई यूजर्स क्या बेवकूफ होते हैं, वो समझ लेते हैं कि भाई इसने ऑडिटर ने ना अलग से हाईलाइट करके बताया मतलब पक्का इसमें बहुत सारी गड़बड़ है, पक्का इसका ओपिनियन मॉडिफाइड है, तो हम ये बता देंगे भाई हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। यस सर, मतलब बेसिकली हमने यहां मॉडिफाइड ओपिनियन दिया और एक पैराग्राफ ऐड कर दिया मुर्ग पैरा, दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, ठीक है। यस सर, ये तो एक सिचुएशन हो गई जब हमने एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया आपका मटेरियल अनसर्टेनिटी का, एकदम बढ़िया सा डिस्क्लोजर कर दिया मटेरियल अनसर्टेनिटी का। दिक्कत तब आएगी जब हमने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया है मटेरियल अनसर्टेनिटी का, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और हमने लोगों को नहीं बताया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो फिर हम क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देंगे बेस्ड ऑन परवेसिवनेस, वो हम अच्छे से 705 में डिस्कस करेंगे। और जो भी हम बेसिस फॉर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन लिखेंगे उसमें हम बताएंगे कि भाई देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करता है उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को, इसलिए हमने आपका एडवर्स या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, ठीक है। यस सर, ये था आपका पूरा रिपोर्टिंग। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आता है आपका एग्जांपल ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस, जो हम इवेंट्स और कंडीशंस कब से बार में बोले जा रहे हैं ना सर, ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस हो सकते हैं दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो ऐसे क्या इवेंट होते हैं सर, उसके कुछ एग्जांपल तो दीजिए, हमें समझ में नहीं आया, आपने पूरा ऐसे करवा दिया लेकिन इवेंट्स और कंडीशंस क्या होते हैं हमें वही समझ में नहीं आए, तो अब यहां पे आपको मैं बताता हूं क्या एग्जांपल है आपके इवेंट्स और कंडीशंस के, कौन कौन से इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं। तो ये क्या है सर, एग्जांपल ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी। अब इसमें भी तीन कैटेगरी के इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं, एक आपके फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस, दूसरा ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशंस और तीसरा अदर इवेंट्स और कंडीशंस। वैसे आइडियली अब क्योंकि नया सिलेबस आ गया, नया कोर्स आ गया, नया अप्रोच आ गया आईसीआई का, तो आइडियली आईसीआई कभी भी आपसे ऐसा नहीं बोलेगा कि एग्जांपल बता दो इवेंट्स और कंडीशंस के, फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस के एग्जांपल बता दो, ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशंस के एग्जांपल बता दो या फिर अदर इवेंट्स और कंडीशंस के एग्जांपल बता दो, ऐसा आईसीआई अब आपको नहीं बोलेगा। अब आईसीआई क्या करेगा, या तो वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट उठा के ये पूछेगा बताओ ये फाइनेंशियल का एग्जांपल है या फिर ये ऑपरेटिंग एग्जांपल है या फिर अदर का एग्जांपल है, ऐसा आपसे पूछ सकता है, या फिर वो कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट और कंडीशन उठाएगा आपके क्वेश्चन में डालेगा और पूछेगा अब बताओ ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको वैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई देखो ये फाइनेंशियल इवेंट का पार्ट है, अब फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस हो गए, फिर हमें ये प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, ऐसे करके फिर आपको आंसर लिख के बताना पड़ेगा। तो आपको एज सच मेरे हिसाब से आपको एज सच ऐसे याद नहीं रखना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल में इतने सारे हैं, ऑपरेटिंग में इतने सारे, अदर इवेंट्स में इतने सारे हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ये वाला पूछ लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस का पार्ट है, ठीक है। तो एक बार हम ये पूरा लिस्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस में क्या आते हैं सर, पैसे वाले जो हमारे इवेंट्स एंड कंडीशंस है, जैसे सर कोई भी हमारी नेट लायबिलिटी या फिर नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन होगा, हमें लायबिलिटी ज्यादा हो गई हमारी एसेट से, हमने फिक्स टर्म्स बोरोइंग जो थे वो हमारे मैच्योरिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हमें रीपे करने की बारी आ गई, इसको हम रिन्यू भी नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हम या तो हम इसको रिन्यू नहीं करवा पाएंगे या फिर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, हम टर्म्स लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा विड्रॉ हो जाएगा, जो भी क्रेडिटर्स हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं वो विड्रॉ कर लेंगे अपना सपोर्ट, मतलब वो बेसिकली अपने पैसे मांगने आ जाएंगे, हम क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे नहीं कर पाएंगे, हम न्यू प्रोडक्ट को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो नेगेटिव है। कौन सा कैश फ्लो, ध्यान रखना ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, हमारे हिस्टोरिकल या फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के हमें ऐसा पता चलता है। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज है, हमारे जो फाइनेंशियल रेशियोज है जैसे हमारा इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, हमारा जो प्रॉफिट रेशियो होता है हमारे जो इंटरेस्ट के ऊपर बनता है, ये सारे जैसे भी हमारे फाइनेंशियल रेशियोज है वो एडवर्स है। एडवर्स मतलब क्या, नेगेटिव है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस। ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशन मतलब क्या, हमारा जो ऑपरेशन है, बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसमें ऐसी इवेंट्स और कंडीशन पता चल रही है, जैसे हमारा मैनेजमेंट का खुद का इंटेंशन है कि वो लिक्विडेट करना चाहती है या फिर सीज करना चाहती है अपने ऑपरेशंस को, हमारा की मैनेजमेंट लॉस हो गया है, हमारा की मैनेजमेंट हमारी एंटिटी को छोड़ के चला गया विदाउट रिप्लेसमेंट और उसको हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सीईओ सीएफओ एमडी ये सब छोड़ के चले गए, लेबर डिफिकल्टी हो रही है, हमको लेबर नहीं मिल रहा, हमको इंपॉर्टेंट सप्लाईज की शॉर्टेज हो रही है, हमारा रॉ मटेरियल हमको नहीं मिल रहा है, हमारा मेजर मार्केट चला गया, की कस्टमर हमको छोड़ के चला गया, फ्रेंचाइजी चली गई, लाइसेंस चला गया, प्रिंसिपल सप्लायर चला गया, या फिर
या फिर हमारा एक हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, एमर्ज हो गया, जिससे हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये हमारा ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशंस है। और अदर इवेंट्स और कंडीशंस क्या हो गया सर? लॉज एंड रेगुलेशंस में ऐसे कुछ चेंजेस आ गए जो हमारी एंटिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। हमने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से नॉन कंप्लाई कर लिया, जिसकी वजह से हमारी एंटिटी की एग्जिस्टेंस पे खतरा है। हमारे पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है, अगर वो हमारे खिलाफ आ गए, हमारा खिलाफ नतीजा आ गया, तो उसमें ऐसे क्लेम्स आएंगे जिसको हम अनलाइकली टू बी एबल टू सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब उस क्लेम को पे करते करते हमारा दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स हमारे पास अभी पेंडिंग चल रहे हैं। और लास्ट में अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, कोई कैटास्ट्रॉफे हो गया, जैसे सुनामी, बाढ़, फ्लड आ गया, उसको अभी तक हमने इंश्योर नहीं करवा रखा है, अनइंश्योर्ड है। मतलब भाई सुनामी, बाढ़ आ गया, हमारी फैक्ट्री जल गई, राख हो गई, और हमारे पास उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे इवेंट्स और कंडीशंस है हमारे पास, जिसकी वजह से हम that make us significant doubt on entity's ability to continuous going concern। ये आपकी इवेंट्स और कंडीशन से आपको 2-3 बार बस पढ़ लेना है, ठीक है। यस सर, ये था आपका 570। अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट एसे ऑफ दिस वीडियो, दैट इज योर एसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओके सर, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब हम मैनेजमेंट से लिखवा के लेते हैं कुछ चीजें कि भाई मैनेजमेंट ये कुछ चीजें हैं, इसको आप लिख के दे दीजिए कि हाँ भाई ये सारी चीजें ऐसे 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 फ्लो करेंगी। अब क्या होता है सर, हमें तो समझ में नहीं आया, आपने बता तो दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न स्टेटमेंट है मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट हमें कुछ लिख के प्रोवाइड करती है, रिटर्न में एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करती है कुछ मैटर्स को कंफर्म करने के लिए कि भाई कुछ मैटर्स है, उसको हमने पूछा था भाई मैनेजमेंट बता दो ऐसा ही है ना, और मैनेजमेंट लिख के बताती है हाँ भाई देखो ऐसा ही है। या फिर कुछ ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए मैंने मैनेजमेंट को बोला देखो मैनेजमेंट मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिले, आप बता दीजिए नहीं है ना, तो मैनेजमेंट बोला हाँ भाई नहीं है, तो उन्होंने सपोर्ट कर लिया हमारे ऑडिट एविडेंस को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले हैं, आपको जो भी उसमें असर्शंस मिले हैं, जो भी मैनेजमेंट ने सपोर्टिंग बुक्स प्रोवाइड करी है, उसको हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते हैं। मतलब अगर मैनेजमेंट ने ये तीनों चीजें दे भी दी अपने को, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोलेगी देखो भाई हमने तो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखे हुए दिए हैं, सपोर्टिंग बुक्स भी हमने तुमको लिखी हुई दी है, तो यही तो हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलग से लेना पड़ेगा, इसको हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यस सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को क्या हम ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं? यस सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को हम ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं। एंड एक बात ध्यान रखना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी एविडेंस। नेसेसरी एविडेंस मतलब हमें लेना ही लेना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं भाई नहीं, मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो सारे प्रोसीजर्स कर लिए, मैंने तो सारे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, फिर भी मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। और दूसरी चीज, सपोज आप बोलो भाई देख मैनेजमेंट से लिखवा के लेना है ना, मैं क्या करूंगा ना, मैं प्रोसीजर से परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं मैनेजमेंट से यही लिखवा के ले लेता हूं कि भाई ये जो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए इसमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, तुम लिख के मुझे दे दो, मुझे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको ऑडिट एविडेंस यूज कर लूंगा। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? अगर ऑल दो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है और उसको हम ऑडिट एविडेंस यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो एज ऑन देयर ओन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, ठीक है। आप जैसे ऑडिट एविडेंस परफॉर्म लेने वाले हो ड्यूरिंग द जनरल कोर्स ऑफ योर ऑडिट, वैसे ही आपको ऑडिट एविडेंस लेने हैं और उसके साथ ही साथ आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ड्यूरिंग द ऑडिट आपने सोचा था कि भाई मुझे इस स्पेसिफिक असर्शन के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए, तो आपने अगर लिया था तो आप वापस से पीरियड एंड पे वापस से अपडेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो। मतलब आपने एक बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया ड्यूरिंग द ऑडिट, तो भी आप वापस से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो पीरियड एंड पे, ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो जो वही सेम चीजें मैंने आपको बताई कि अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, फिर भी आपको वही ऑडिट एविडेंस लेना है। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस जो आपको ऑब्टेन करना था पहले, वो आपकी नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। आपको नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस तो वही वाला लेना है जो आप पहले लेते, भले आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला हो या फिर ना मिला हो, ठीक है। मतलब मैंने वही चीज बोली कि आप जैसा ऑडिट करते हैं वैसा आपको ऑडिट करना है, वैसे ही आपको ऑडिट एविडेंस लेने हैं और आपको एडिशनली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, ठीक है। यस सर।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एस ए 580? एज पर एस ए 580 एज एन ऑडिटर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना। हमारा ऑब्जेक्टिव है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको ऐसे 210 अगर याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट में कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको पता है रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वही हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के लेंगे कि भाई तुमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो कंप्लीट है, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। ठीक है, दूसरा सब एक ऑब्टेन करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दूसरा जो भी अदर ऑडिट एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं एंड तीसरा उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए, या फिर अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो उसको भी एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए, ऑडिट एविडेंस सपोर्ट करने के लिए एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए जब मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना किया हो। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ये क्या इन्वॉल्व करता है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि मैनेजमेंट आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है ना, ये हमें लिख के दे दीजिए। तो उसमें 2 चीजें आती है मेन आपकी, एक आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किया है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किया है एंड दूसरा जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एंड जो ट्रांजेक्शंस है वो कंप्लीट है। इंफॉर्मेशन भी आपने कंप्लीट प्रोवाइड करी है, जो ट्रांजेक्शंस आपने एंटर किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो भी कंप्लीट है, सारे के सारे ट्रांजेक्शंस आपने एंटर कर लिए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मतलब ये बेसिकली मैं आपको समझाता हूं कैसा होता है। आप शुरू करने के ऑडिट, ठीक है, शुरू करने से पहले ऐसे 210 में बोला गया प्री कंडीशंस देखो, मैनेजमेंट से लिखवा के लो, समझो कि भाई प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम कब लेते हैं सर? जब हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट डेट बनाने वाले हैं, मतलब 30th मई हमारा जो एग्जांपल था ना वो 30th मई से पहले ही, जस्ट पहले हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। मतलब ऑडिट खत्म होने टाइम, जब हमारा ऑडिट खत्म होने वाला होता है तब उनसे हम लिखवा के लेते हैं। मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम उनसे लेते हैं कि भाई आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो आपने ऐसे 210 में एक्सेप्ट करी थी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपने फुलफिल कर दी है, ऐसा आप हमें लिख के दे दीजिए। इसको हम बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकता है मैनेजमेंट एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज इंक्लूड कर ले कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज टू हिज बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ। अब आपको ऐसा याद आ रहा होगा ना कि हम कभी भी कुछ भी फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसा कुछ भरते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी आती है कि ऑल द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज बेस्ट टू माय नॉलेज एंड बिलीफ, कि मैं मुझे जितना पता है मेरे बिलीफ के हिसाब से मैंने सारी नॉलेज जो है, सारी जो इंफॉर्मेशन भरी है वो सही भरी है। वैसे ही मैनेजमेंट बोलेगा देख भाई मेरे हिसाब से, मेरे जितनी नॉलेज है, मेरा जितना बिलीफ है उस हिसाब से तो भाई मैंने जो भी तुझे बताया है, लिखा है यहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, वो सब कुछ सही है। तो अब बोलोगे यार ये तो गलत है यार, मैनेजमेंट तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, वो बोल रहा है उसे जितना पता है उतना उसने सही लिखा है, बाकी उसके नहीं पता। तो क्या मैं ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या मैं इस क्वालिफाइंग लैंग्वेज के साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकता हूं? तो बोला हाँ, आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड हो कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वही लोग दे रहे हैं जिनके पास एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेज है। ठीक है, जिनके पास भी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज है, अगर वही लोग आपको वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। फिर दूसरा पॉइंट आता है सर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई या फिर कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लेना है सर कि मैनेजमेंट ने हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली एंड जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस चाहिए था वो सारा इंफॉर्मेशन का एक्सेस दे दिया एज पर जो हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री किया था। एंड दूसरा, सारी ट्रांजैक्शंस जिसको रिकॉर्ड करना चाहिए था उसको रिकॉर्ड कर लिया है एंड उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट भी कर दिया है। और जो भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे ना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिस्क्रिप्शन आपका सेम होगा जो भी हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अगेंस्ट। जो हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसे 210 में जो डिस्क्रिप्शन दिया था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वही मैनेजमेंट की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमें उनको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के कंफर्म कर लेनी है कि आपने अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है। ठीक है, यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये सोच रहे होंगे सर ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लेते क्यों है सर? Why do we take रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्पेसिफिकली, कि भाई हम मैनेजमेंट से लिखवा के क्यों लेते हैं कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दो कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है। मैंने इतना सारा ऑडिट कर लिया, मैंने 2 महीने तक कंटिन्यू ऑडिट कर लिया और मुझे पता है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है, तो फिर मैं लिखवा के क्यों लूं मैनेजमेंट से, उनको क्यों परेशान करूं? तो ये बोल रहे हैं सर जो भी हमने एविडेंस ऑब्टेन किया है ड्यूरिंग द ऑडिट वो सफिशिएंट नहीं है बिना मैनेजमेंट की कंफर्मेशन के।
बिना मैनेजमेंट के कंफर्मेशन के हमारा जो एविडेंस हमने लिया है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ अदर एविडेंस के बेसिस पे जज नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है या फिर नहीं करी है, क्योंकि मैनेजमेंट को अंदर से पता है कि उसने क्या चीज छुपाई है क्या चीज नहीं छुपाई है। आप अपने ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे नहीं बता सकते कि मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया है या फिर नहीं छुपाया। क्यों? क्योंकि सर ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैनेजमेंट छुपा छुपू के कुछ भी कर देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें मैनेजमेंट से लिखवा के तो लेना ही पड़ेगा कि भाई आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है। ठीक है, यस सर। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक आते आते मैंने मैनेजमेंट को बोला कि भाई तुम्हारी जो भी एक्नॉलेजमेंट है या फिर तुम्हारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जो भी लिखी गई है उसको तुम रिकन्फर्म कर दो। ठीक है, रिकन्फर्म कर दो सब्सीक्वेंट ईयर्स में। अब आपको याद आ रहा होगा हमारा ऐसे 210 का टॉपिक अगर आपने हमसे किया होगा तो कि भाई रिवीजन इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या फिर रिकरिंग ऑडिट्स में जब हमें कंफर्म करना पड़ता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, तो वो वाले जो पॉइंट्स थे, मतलब वो वाला जो सिचुएशन था जिसमें हमें रिकरिंग ऑडिट में रिकन्फर्म करवाना पड़ा था हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, वही सेम चीज यहां पे बोल रहा है कि हमें रिकन्फर्म करना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, रिकन्फर्म करवाना पड़ेगा सब्सीक्वेंट ईयर्स में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। कब करवाना पड़ेगा सर? सबसे पहली चीज जब आपके टर्म्स जो थे वो प्रीवियस ईयर में प्रिपेयर हुए थे। दूसरा, आपके सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तीसरा, जिन्होंने वो एंगेजमेंट साइन किया था, आपके जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जिन्होंने साइन किया था उनके पास अब वो रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब पहले आपका कोई सीईओ और था, जो सीईओ था उसने आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन कर दिया था, अब ऑडिट के एंड तक आते आते आपका सीईओ ही चेंज हो गया, तो अब वो सीईओ कोई और बन गया, अब किसी और के पास वो रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तब आपको उनको याद दिलाना पड़ सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एंड लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड करती है तो आपको याद दिलाना पड़ सकता है कि देखो देखो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यस सर, ये हमारा पॉइंट है कि भाई क्यों हमें मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है एंड कब हमें रिकन्फर्म करवाना पड़ेगा, मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई आपको पता तो है ना आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक तो हो गया हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की भाई हमें अदर कौन कौन से कैसे कैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने पड़ते हैं। तो हम ले सकते हैं भाई इन बारे में हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं मैनेजमेंट से। क्या क्या है सर? सबसे पहला कि भाई आपने जो भी डेफिशिएंसीज थी इंटरनल कंट्रोल में वो आपने हमसे कम्युनिकेट कर दी है। जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो आपने सिलेक्शन किया, एप्लीकेशन किया, वो एप्रोप्रिएट है। जो भी आपने ये वाले जो मैटर्स है वो आपने एज पर एएफआरएफ रिकॉग्नाइज किए, मेजर किए, प्रेजेंट किए, डिस्क्लोज किए। कौन कौन से मैटर्स है सर? सबसे पहला, कोई भी आपका इंटेंशन है जो आपकी कैरिंग वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स को अफेक्ट कर सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट कर सकता है, आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन है तो वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो लायबिलिटीज है एक्चुअल और कंटिंजेंट वो आपको बतानी पड़ेंगी। तीसरा, आपका टाइटल टू एसेट्स बताना पड़ेगा कि भाई आपके जितने भी एसेट्स जो आपने बैलेंस शीट पे दिखाया उनका टाइटल आपके पास है या फिर नहीं है। टाइटल मतलब क्या होता है सर? ओनरशिप आपके पास है या फिर नहीं है। कोई लीन पे आपने लिया है, कोई एनकम्बरेंस, कोई गिरवी रखा है, आपको बताना पड़ेगा। कोई एसेट प्लेज्ड एज अ कोलैटरल है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको लॉज, रेगुलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट डालते हैं। तो बेसिकली ये बोल रहा है ये कि ये चीजें आपको इस बारे में आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो मैनेजमेंट से कि आपने सारी चीजें सही से की है, सारे डेफिशिएंसीज के बारे में बताया, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताया और इनको आपने सही से रिकॉग्नाइज, मेजर एंड प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया है एज पर एफआरएफ। ठीक है, यस सर। अब स्पेसिफिक असर्शंस के बारे में भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। स्पेसिफिक असर्शंस मतलब क्या हो गया? यहां पे ये बोल रहा है कि जब हम एविडेंस ले रहे हैं किस बारे में सर? जो भी उनके जजमेंट्स है या फिर जो भी उनके इंटेंशन है तब हम ये चीज को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एंटिटी बोल रही है यार मैं है ना अगले साल मेरी सब्सिडरी से इतना पैसा लूंगी, इतना कैश मुझे मेरी सब्सिडरी से आएगा, सपोज ऐसा लोन है। एंड मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि एंटिटी का इंटेंशन क्या है कि वो अपनी सब्सिडरी से उधार लेगी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसको चेकअप कैसे करोगे? मैनेजमेंट बोले भाई मेरा तो इंटेंशन है अपनी सब्सिडी से 10 करोड़ लेने का। अब एज एन ऑडिटर मैं कैसे चेक करूं कि मैनेजमेंट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? क्योंकि भाई वो तो फ्यूचर में होने वाला है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि आपको ये 3-4 पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे ये चेक करने के लिए। सबसे पहला, एंटिटी की क्या हिस्ट्री है उसके इंटेंशंस को कैरी आउट करने की। मतलब क्या एंटिटी ने पहले भी ऐसा कोई इंटेंशन बताया था पिछले पीरियड में और क्या उन्होंने नेक्स्ट पीरियड में उसको कैरी आउट किया? मतलब वो जो इंटेंशन उन्होंने बोला था वैसा किया या फिर नहीं किया। मतलब बेसिकली पास्ट के बेसिस पे कि पास्ट में उन्होंने कितना झूठ कितना सच बोला है उसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि भाई आज वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। सबसे पहली चीज। दूसरा,
क्या रीजन है उसको ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने का, क्या रीजन है, क्यों चाहिए भाई सब्सिडी से तुमको 10 करोड़ रुपए, क्या कोई जेन्युइन रीजन है तुम्हारे पास या फिर तुम सिर्फ हवाबाजी कर रहे हो। और तीसरा, क्या तुम्हारे पास एबिलिटी भी है ये परस्यू करने की स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या तुम्हारे सब्सिडी के पास इतने पैसे भी हैं कि वो तुमको 10 करोड़ रुपए दे पाएगी। ये तीन चीजें हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे सर, तुम्हारा पिछला पास देखेंगे, तुम्हारे रीजन पता लगाएंगे एंड तुम्हारी एबिलिटी देखेंगे, काबिलियत देखेंगे, क्या तुम्हारी सब्सिडी के पास इतने पैसे भी है कि नहीं तुम्हें देने के लिए। ये तीन चीज हम चेक करेंगे। कोई अगर अदर इंफॉर्मेशन है एग्जिस्ट करती है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती है जो हमें ऑडिटर के दौरान मिल सकती थी, उसको वो भी हमारे इनकंसिस्टेंट हो सकती है मैनेजमेंट के जजमेंट से या फिर इंटेंट से। मतलब कोई भी अगर हमें और कोई इंफॉर्मेशन मिल गई जो इनकंसिस्टेंट है हमारे इंटेंशन से, सपोज हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमारा ऐसा ऑडिट एविडेंस मिल गया कि भाई सब्सिडरी के तो लॉसेस चल रहे हैं, सब्सिडरी के तो बैलेंस शीट पे पीएनएल स्टेटमेंट पे लॉसेस चल रहे हैं, तो अब अगर हमें ये एविडेंस मिल गया, ये इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये तो हमारे इस वाले इंटेंशन से कि सब्सिडरी से हमें 10 करोड़ रुपए लेने हैं, 10 करोड़ रुपए हम लोग लोन लेंगे, तो ये वाला इंटेंशन हमारा गलत हो गया ना, इससे ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो ये चार चीजें हमें चेक करनी है उनके इंटेंशंस के बारे में कोई भी ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, जजमेंट्स के बारे में कोई भी ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं सर, आपके कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें कब लेना है। तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो डेट है वो सबसे करीब होना चाहिए। कितना करीब होना चाहिए? टू योर डेट ऑफ रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है उससे करीब डेट आपको रखनी है अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, उसके बाद आपकी डेट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑडिट रिपोर्ट अगर आपकी 30th में है तो आपको 30th मई से क्लोज वाली डेट लेनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। 30th मई के बाद आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी एविडेंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट डाल सकते हैं, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऑडिट हमने खत्म कर लिया है। मैं आपको अगर एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं कैसा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि हमारा अगर हमको पता है कि कल हमें ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है, कल हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को, तो हम आज रात को उनको सबसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के भेज देते हैं कि आप बताइए कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये सारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप लिख के दीजिए, और फिर वो अगले दिन हमें सारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे साइन करके दे देते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली चलता है ताकि वो एज नियर एज प्रैक्टिकेबल देयर टू रहे। दूसरा, क्यों अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, इसलिए रिपोर्ट को हम डेट नहीं कर सकते बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लेते हैं सर? सब्सीक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी लिख के लेते हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आप बताइए कोई सब्सीक्वेंट इवेंट्स हुए कि नहीं हुए। अब सब्सीक्वेंट इवेंट्स हमें एज ऑन डेट ऑफ रिपोर्ट तक कंसीडर करना है। वह 30th मई तक जो भी सब्सीक्वेंट इवेंट्स हमें हुए वो कंसीडर करने हैं। अगर हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बहुत पहले ले ली, 30th अप्रैल को ही हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, तो फिर हम 1 मई से लेके 30th मई के बीच में जितने भी इवेंट्स है उसके बारे में पता ही नहीं लगा पाएंगे, उसके बारे में वापस से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के डेट के सबसे पास तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, उसमें तुम सब्सीक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। ठीक है, यस सर, यही सेम चीज यहां पे बोला गया है। ठीक है, यस सर, ये आप डेट के बारे में कंफर्म हो गए होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात है पीरियड। आपको कौन से पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है? पीरियड का मतलब क्या हुआ सर? हमने तो इसी साल का ऑडिट किया तो हम तो इसी साल का ऑडिट कर लेंगे ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये बोल रहा है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी पीरियड आ रहे हैं, एक तो आपका करंट पीरियड तो आता ही है और यूजुअली हमारा सेकंड लास्ट पीरियड भी आता है, जो हमारा प्रीवियस ईयर गया उसका भी पीरियड आता है। हो सकता है कि आपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पीरियड्स इंक्लूड कर रखे हो, 3 इयर्स इंक्लूड कर रखे हो, 4 इयर्स इंक्लूड कर रखे हो। तो ये बोल रहा है कि जो भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड का लेंगे, क्योंकि उनको मैनेजमेंट को रीअफर्म करना पड़ता है कि जो भी उन्होंने फाइनेंशियल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था प्रीवियस ईयर में वो अभी भी एप्रोप्रिएट है, उनको रीअफर्म करना पड़ता है। इसलिए हम सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अगर आपने 2 साल प्रेजेंट किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हम दोनों सालों का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। एक बात बताइए, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में उनसे कुछ चीजें लिखवा के लेते हैं, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सही रहे। अब भाई आज जो हमारा 31 मार्च को हमने 30th मई को मैंने उनको बोला भाई तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। अब वो जो सीईओ है ना वो इस साल में तो प्रेजेंट था लेकिन वो पिछले साल प्रेजेंट नहीं था। अब हम उसको बोल रहे हैं भाई तू जो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा ना वो दोनों सालों का एक साथ दे दे, दोनों सालों के बारे में तुझे बताना है कि हाँ भाई दोनों सालों में सब कुछ सही था। अब सीईओ बोलेगा देख भाई मैं तो प्रेजेंट ही नहीं था पिछले साल, मुझे कैसे पता पिछले साल में सब कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं पिछले साल की, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा पिछले साल की।
तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमको यही बोलेंगे, देखो भाई ऐसे 580 मुझे बोलता है कि मुझे ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो तुम्हें ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियड के लिए ही देना पड़ेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम पिछले साल थे या फिर नहीं थे। तो ये बोल रहा है कि अगर करंट मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं थी ड्यूरिंग ऑल पीरियड्स, तो ये फैक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमिनिश नहीं करता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमिनिश नहीं करता फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 पीरियड आ रहे हैं ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना हो, तो प्रीवियस ईयर के भी सारे फिगर सही हो, ये उस सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले वो प्रीवियस ईयर में प्रेजेंट था या फिर नहीं था। इसलिए मैं तो तुमसे दोनों पीरियड के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूंगा, ठीक है, ये हम उनको बोलेंगे। इसलिए ये अबव रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाई होती है, भले वो प्रेजेंट नहीं था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर कैसे लेंगे सर, हम उनसे एक रिप्रेजेंटेशन लेटर में ले लेंगे। एक रिप्रेजेंटेशन लेटर का फॉर्मेट होता है जिसको हम एड्रेस करेंगे, वो एड्रेस करेंगे हमें ऑडिटर को एड्रेस करते हुए, वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के देंगे। लेकिन अगर एक बात ध्यान रख लेना, लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि मैनेजमेंट को रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट्स करने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कि भाई उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनको रिटर्न पब्लिक में लिख के बताना है, ठीक है। और हमें पता चलता है कि भाई वो जो भी उनके रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट्स है, वो हम WR में भी इंक्लूड करने वाले थे। जो WR में हम इंक्लूड करने वाले थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, वो उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट्स करके बता दिया है, तो फिर हमें उसे रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम उनसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो करवाएंगे नहीं, उन्होंने पहले ही पब्लिकली राइट करके, मतलब लोगों को बता दिया लिख के कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम क्या वापस से उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवाएंगे भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म करो? नहीं भाई, इतना तो दया कर लो यार मैनेजमेंट पे। अगर उन्होंने पब्लिकली बता दिया तो हम उनसे प्राइवेटली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के नहीं लेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग हटा देंगे। ऐसा कुछ अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने ऐसे 210 में डिस्कस किया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, यही सेम चीज हमने डिस्कस करी थी, अगर आपको याद आ रही हो तो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, हाँ बोलो सर, हुआ क्या ना कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दे तो दिया, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी पे मुझे शक आ रहा है सर। ये उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये उन्होंने शांति से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मुझे जो साइन लग रही है ना, वो फेक लग रही है, या फिर इनके जो नियत है ना वो मुझे खराब लग रही है, इनकी इंटीग्रिटी पे ना मुझे शक आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर, ये बता दो। तो उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन था ना सर, वो इनकंसिस्टेंट था हमारे अदर एविडेंस से। हमें तो एविडेंस मिल गया कि सब्सिडरी के जो लॉसेस होते जा रहे, लॉसेस बढ़ते ही जा रहे, उसको पैसे कहीं से मिल नहीं रहे, और फिर भी ये लोग बोल रहे कि सब्सिडरी से 10 करोड़ रुपए लेके आएंगे बाद में जाके। तो इन्होंने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है ना सर, वो हमारे अदर ऑडिट एविडेंस से इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हमें इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, ऑडिटर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ये मैटर अभी भी अनरिजॉल्व ही रहता है, दोनों इनकंसिस्टेंट ही रहते हैं, तो फिर मुझे रिकंसिडर करना पड़ेगा उनकी कॉम्पिटेंस को, कि भाई जो मैंने कॉम्पिटेंस को असेसमेंट किया था ना SQC1 में कि ये कॉम्पिटेंस है, उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी एथिकल वैल्यू को, किसकी सर, मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस है या फिर नहीं है, क्या वो इंटीग्रिटी, अब मुझे रीअसेस करना पड़ेगा कि भाई अब हो सकता है कि भाई ये इंटीग्रिटी वाली ना हो, अब एथिकल वैल्यूज वाली ना हो, और मेरे रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रखा है उसकी रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब क्योंकि सर हम इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, देखो भाई, अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जो चीजें वो लिख के दे रही है उसमें ही वो गड़बड़ कर रही है, उसकी रिलायबिलिटी पे ही मुझे शक आ रहा है, और मुझे पता चल गया कि भाई वो गलत लिख के दे रही है, तो मैनेजमेंट ने मुझे पूरे ऑडिट में जो चीजें बताई होंगी, जो उन्होंने बोल के बताई होंगी, उसमें तो कितनी सारी गड़बड़ होंगी। अगर वो लिख के ही मुझे झूठ दे रही है, तो उन्होंने जो बोला होगा वो कितना झूठ बोला होगा, मैं कैसे उन पर यकीन कर लूं। तो मुझे बेसिकली रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे शक करना है, और ऑडिट एविडेंस जो जनरल में मुझे मिला है उसकी रिलायबिलिटी पे भी मुझे शक आ जाएगा। अगर मुझे लगता है, अगर मैं ये कंक्लूड करता हूं फाइनली कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, तो मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा, इंक्लूडिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि भाई मैंने सारा ऑडिट तो कर दिया, लेकिन मुझे उसकी रिलायबिलिटी पे शक था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, इसलिए मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूं। वैसे मुझे एविडेंस मिल गए, लेकिन मुझे रिलायबिलिटी पे शक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, मैंने कंक्लूड कर लिया है, इसलिए मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा। कितनी बड़ी बात है ये भाई, कि भाई सारा ऑडिट कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट आ गया कि उन्होंने लिख के चीजें गलत दे दी, तो मैंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया। इतना ज्यादा एविडेंस ये नेसेसरी है हमारे लिए। एंड लास्ट में सर, ये तो छोड़ो सर, हद तो तब हो गई जब उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया।
हम तो बोल रहे रिलायबिलिटी पे शक है, उन्होंने कुछ भी झूठ तो बोला, कम से कम बोला तो सही। यहाँ तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहे, वो बोले जॉब है मैं नहीं लूंगा लिख के, मैनेजमेंट मना कर रही है मैं तो नहीं दूंगा भाई लिख के, अब बताओ क्या करना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट क्या हो गया भाई, क्यों नहीं दे रहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी यार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, प्लीज विक्की मैं नहीं दूंगी यार प्लीज। तो हम देखो भाई, अगर तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे मतलब दाल में कुछ काला है, तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तुम लिख के नहीं दे रहे, तो हम तुम्हारी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करेंगे, इफेक्ट देखेंगे रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे, एंड जो भी हमने ऑडिट एविडेंस जनरली ऑब्टेन किया उसकी रिलायबिलिटी पे भी शक करेंगे, एंड लास्ट में एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे इंक्लूडिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं हम लोग। और ये था आपका ऐसे 580, 570 एंड 560। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे, जैसे आपने पिछले लाइक टारगेट अचीव कराए हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम आपकी क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाने वाले हैं May 25 के लिए। नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।